नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। हमारे पास कुछ अंश हैं जो इस उपन्यास के सार को समझने में हमारी मदद करेंगे। शीर्षक है गोदान, किसान के सपने और समाज का दर्पण। जी। तो आज कोशिश यही रहेगी कि होरी महतो की कहानी के जरिए हम समझें उस दौर के भारतीय किसान के जीवन को, उसके संघर्ष, उसके सपने और समाज की वो सच्चाइयां जो अक्सर छुप जाती हैं। बिल्कुल, और ये कहानी बहुत पढ़ते खुलती है। हाँ, और कहानी का दिल होरी की एक बहुत ही साधारण सी इच्छा है हाँ। कि मरने से पहले बस एक गाय हो उसके पास, जिसका वो दान कर सके, गोदान का पुण्य कमा सके। सुनने में कितनी छोटी सी बात लगती है ना। हाँ, लेकिन होरी के लिए ये उसकी पूरी जिंदगी का जैसे सबसे बड़ा सपना था। चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। तो होरी महतो उपन्यास में जैसा बताया गया है, एक बहुत सीधा साधा किसान। जी। जमीन ज्यादा नहीं, मेहनत बहुत ज्यादा और हालात मुश्किल। हाँ, किस्मत कमजोर जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जो अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहता है पर हालात साथ नहीं देते, फिर भी आंखों में एक उम्मीद है कि घर में एक गाय आएगी। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि वो गाय होरी के लिए सिर्फ दूध दही का साधन नहीं थी। सही। उस समाज में जैसा उपन्यास दिखाता है, गाय का होना मतलब इज्जत, सामाजिक प्रतिष्ठा, एक तरह की संपन्नता का प्रतीक थी वो। अच्छा। गांव में जिसके दरवाजे पर गाय बंदी हो ना, उसकी बात ही अलग होती थी। हाँ, उसे सम्मान से देखा जाता था। बिल्कुल। तो होरी का ये सपना असल में उस दौर के लाखों किसानों का सपना रहा होगा। थोड़े से सम्मान का, थोड़ी बेहतर जिंदगी का सपना। ये बात है, मतलब सिर्फ एक जानवर की चाहत नहीं, बल्कि समाज में एक पहचान बनाने की इच्छा थी। सही कहा। और अपनी गरीबी के बावजूद होरी ने हिम्मत की। जैसा होता है गांव में, उसने उधार लिया, कर्ज उठाया, जो कि बहुत आम था किसानों के लिए। हाँ, और आखिरकार एक गाय खरीद ली। कहते हैं उस दिन उसका चेहरा खिल उठा था। हाँ, एक बड़ी उपलब्धि थी उसके लिए। उसकी पत्नी धनिया ने भी शायद सोचा होगा कि चलो अब कुछ अच्छा होगा, बच्चों को दूध मिलेगा, घर में शायद थोड़ी खुशहाली आएगी। उम्मीद बंधी होगी। हाँ, मगर अफसोस ये खुशी टिक नहीं पाई। गाय घर आई तो शांति नहीं लाई, बल्कि कलह ले आई। अपने ही घर में। हाँ, होरी के अपने भाई, खासकर हीरा, उसकी मन में जलन भर गई। ईर्ष्या। उसे लगा कि भाई इस गाय का सारा सुख तो अब होरी को ही मिलेगा। ये इंसानी फितरत भी है और उस समाज की सच्चाई भी, जहां संसाधन कम हो तो थोड़ी सी बेहतरी भी दूसरों को खलने लगती है। बिल्कुल, बंटवारे का डर। और ये जलन ये इतनी बढ़ गई कि एक सुबह होरी को अपनी वो गाय मरी हुई मिली। पता चला हीरा ने उसे जहर दे दिया था। अपने ही भाई ने। हाँ, होरी के सपनों का, उसकी उस छोटी सी खुशी का प्रतीक खत्म हो गया। होरी तो जैसे टूट ही गया होगा। जाहिर सी बात है, आंखों से आंसू बहे। पर होरी का स्वभाव ही ऐसा था, जैसा उपन्यास बताता है, कि वो पलटकर जवाब नहीं देता था, विरोध नहीं करता था, सह लेता था। सब कुछ चुपचाप सह लिया। भाई के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, जैसे ये उसकी नियति हो, बस सहते जाना। ये बड़ी मार्मिक बात है। और गांव वाले वो कहाँ पीछे रहते। हाँ, समाज ताने मारने लगे, कहने लगे जरूर होरी ने कोई पाप किया होगा, उसी का फल है। देखिए कैसे अंधविश्वास और सामाजिक दबाव काम करते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा दुख, गाय तो गई, पर उसका कर्ज वो तो सिर पर खड़ा ही रहा। हाँ, वो बोझ तो बना ही रहा। होरी का ये चुप रहना, सब सह लेना, ये सिर्फ उसका स्वभाव नहीं था, ये उस दौर के किसान की लाचारी दिखाता है। बेबसी। हाँ, बेबसी। वो परिवार के झगड़ों और समाज के तानों के बीच बुरी तरह पिस रहा था। गाय की मौत सिर्फ एक जानवर की मौत नहीं थी, वो एक गरीब आदमी के सपने को कुचल दिए जाने का प्रतीक है। सही कहा। जैसे उसकी खुशी किसी को देखी नहीं गई। कहानी में फिर एक और अहम मोड़ आता है, होरी के बेटे गोबर के जरिए। जी, गोबर अब जवान हो गया है और उसका दिल गांव की ही एक मजदूर की विधवा बहन झुनिया पर आ जाता है। जुनिया। अब सोचिए उस जमाने के रिवाज, एक विधवा से प्रेम करना, उससे रिश्ता रखना, ये समाज की नजर में एक अक्षम्य अपराध जैसा था। बहुत बड़ा गुनाह मानते थे। विधवा का तो जैसे नाम लेना भी ठीक नहीं समझा जाता था। तो जाहिर है जब ये रिश्ता खुला, गांव में हंगामा मच गया। पंचायत बैठी, वो गांव की सभा जो सामाजिक धार्मिक मामलों में फैसले सुनाती थी। हाँ, जो अक्सर परंपरा के रक्षक बने होते थे। होरी को बुलाया गया और उस पर जबरदस्त दबाव डाला गया कि तुम्हारे बेटे ने तो धर्म भ्रष्ट कर दिया, गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी। बिल्कुल। या तो इस लड़के और लड़की को घर से निकालो या फिर समाज का दंड भुगतो। पंचायत का हुक्म।
होरी के लिए ये एक भयानक धर्म संकट था। एक तरफ समाज अपनी थोड़ी बहुत जो इज्जत बची थी वो, दूसरी तरफ अपना बेटा और वो बेसहारा लड़की जूनिया। ये घटना हाँ उस वक्त के समाज के कठोर ढांचे को बिल्कुल उघाड़ कर रख देती है। हाँ जाति, बिरादरी, तथाकथित सम्मान का दबाव कितना भयानक था। हाँ और खासकर विधवाओं के प्रति समाज का नजरिया कितना क्रूर था, ये साफ दिखता है। सही। ये व्यक्ति की अपनी इच्छाओं, भावनाओं और समाज के बनाए नियमों के बीच का सीधा टकराव था। और ये भी दिखता है कि कैसे पंचायत, पंडित ये सत्ता के केंद्र थे। हाँ, जो धर्म और परंपरा की आड़ में अपना नियंत्रण रखते थे। लेकिन यही कहानी एक बहुत दिलचस्प मोड़ लेती है। हाँ, धनिया का किरदार। हाँ जहां होरी समाज के दबाव में थोड़ा हिचकता हुआ सा दिखता है, वहीं उसकी पत्नी धनिया एक चट्टान की तरह खड़ी हो जाती है। बिल्कुल। उसने पंचायत के सामने डरने के बजाय दृढ़ता दिखाई। साफ साफ कह दिया, झुनिया अब हमारे घर की बहू है, उसे निकालना है तो पहले मुझे निकालो इस घर से। कमाल की हिम्मत। उस माहौल में वाकई धनिया का किरदार सच में इस उपन्यास की जान है। वो सिर्फ एक दबी कुचली पारंपरिक ग्रामीण औरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है, चाहे वो घर के अंदर हो रहा हो या बाहर। वो उस पितृसत्तात्मक समाज और उसकी रूढ़ियों को सीधी चुनौती देती है। उसकी जो व्यवहारिकता है, जो जमीनी समझ है, वो होरी के आदर्शवाद या कह लीजिए कई बार की निष्क्रियता से एकदम अलग है। हाँ, वो पूछती भी है होरी से कि तुम क्यों इतना सहते हो। बिल्कुल, वो सही मायनों में परिवार की रीढ़ है। धनिया का चरित्र ये दिखाता है कि औरतें सिर्फ घर नहीं संभालती, बल्कि मुश्किल वक्त में हिम्मत भी देती हैं, रास्ता भी दिखाती हैं। सही कहा। पर धनिया के इस हिम्मत की कीमत तो होरी को चुकानी पड़ी। हाँ, समाज कहाँ छोड़ने वाला था। जूनिया को अपनाने के बाद समाज का गुस्सा और बढ़ गया, गांव वालों के ताने और तीखे हो गए। बहिष्कार जैसा माहौल बन गया होगा। हाँ, पंडितों ने उस पर तरह तरह के दंड लगा दिए, जुर्माने थोप दिए, और महाजन, वो गांव के सूदखोर साहूकार, वो तो मौके की तलाश में रहते हैं। वो तो जैसे उसका बचा खुचा खून चूसने पर ही लग गए। ब्याज पर ब्याज चढ़ता गया, कर्ज का बोझ बढ़ता ही गया। एक दुष्चक्र। हाँ, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन सा लगे। होरी दिन रात खेतों में खटता रहा, उसकी कमर टूट गई मेहनत से, पर कर्ज वो कभी कम नहीं हुआ। यही त्रासदी है उस व्यवस्था की। इसी घुटन भरे माहौल से तंग आकर और शायद कुछ करने की इच्छा से गोबर शहर चला जाता है। पलायन। हाँ, वहां वो मजदूरी करता है, शहर के तौर तरीके सीखता है, दुनिया देखता है जिसे कहते हैं। हाँ, उसे शहर की चालाकियों का पता चलता है, वहां जो शोषण होता है उसका अनुभव करता है। लेकिन उसका दिमाग भी खुलता है। हाँ बिल्कुल, वो गांव के पाखंड को, जाति पाति के बंधनों को, उस पूरी व्यवस्था को समझने लगता है जो गरीब को और गरीब बनाती है। सही। वो पैसा कमाता है, लेकिन धीरे धीरे गांव से, उसकी जड़ों से, उसकी परंपराओं से कटता सा जाता है। गोबर का शहर जाना ये उस दौर के एक बड़े सामाजिक बदलाव की तरफ भी इशारा है। गांव से शहरों की ओर पलायन। हाँ, रोजगार के लिए। रोजगार तो एक वजह थी, लेकिन ये सिर्फ वही नहीं था। ये गांव के उस जकड़े हुए ढांचे, उस शोषण और निराशा से एक तरह का मोह भंग भी था। अच्छा। शहर में अपनी मुश्किलें थीं, अपना शोषण था, लेकिन शायद वहां गांव जैसी सामाजिक निगरानी नहीं थी, पंचायत का वो डर नहीं था, जाति का वैसा कठोर बंधन शायद महसूस नहीं होता होगा। हाँ, ये हो सकता है। तो ये दिखाता है कि नई पीढ़ी शायद उन पुराने बंधनों से निकलने के रास्ते ढूंढ रही थी, भले ही वो रास्ते भी आसान ना हो। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, होरी बूढ़ा होता जाता है, कमजोर होता जाता है। जिंदगी भर की मेहनत और चिंता। हाँ, सालों की वो हाड़-तोड़ मेहनत, लगातार चिंता और वो कर्ज जो कभी उतरा ही नहीं, उसने उसे अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। उसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत का कोई फल मिलता नहीं दिखा। सपनों की वो पहली गाय, वो तो कब की मर चुकी थी। अब तो बस एक ही धुन थी मन में, एक ही अधूरी इच्छा, गोदान। हाँ, गोदान करने की। मरने से पहले वो ये पुण्य कमा लेना चाहता था, शायद इसी से मुक्ति मिल जाए। जीवन भर का संघर्ष उस एक इच्छा के लिए। और उपन्यास का अंत, वो इतना मार्मिक है, दिल को बिल्कुल निचोड़ देता है। जी। होरी अपनी झोपड़ी में बिस्तर पर पड़ा है, सांसें उखड़ रही हैं उसकी, आखिरी समय, और मन में वही आखिरी इच्छा, काश एक गाय होती जिसका मैं दान कर पाता।
लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये कि उसके पास एक ढेला भी नहीं था। तब उसकी पत्नी धनिया, जिसने जिंदगी भर उसके साथ दुख झेले, धनिया? वो उसकी इस आखिरी इच्छा को पूरा करने का बीड़ा उठाती है। गांव में जाती है, किसी तरह हाथ पैर जोड़कर 20 आने उधार मांग कर लाती है। उधार? आखिरी समय में भी? हाँ, और उन पैसों को पास खड़े पंडित के हाथ में रखते हुए कहती है, महाराज, न गाय है, न बछियां, न पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। ये दृश्य की विडंबना देखिए, है ना? होरी ने जिस एक गाय और उसके दान, गोदान के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, अपमान सहा, कर्ज में डूबा रहा, वो उसे मिला भी तो कब? मरने के बाद। मरने के बाद। और किसके द्वारा? उसकी पत्नी के द्वारा, उधार मांगे गए पैसों से। और कैसे? सिर्फ एक प्रतीक के रूप में, असल गाय के बिना। हाँ, ये उस समाज की क्रूरता है जहां धार्मिक रस्मों और सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ इतना ज्यादा था कि वो जीते जी पूरा हो ही नहीं सकता था, और मरने के बाद भी उसकी पूर्ति उधार और मजबूरी से होती थी। सही कहा। होरी की आखिरी ख्वाहिश पूरी तो हुई, पर कितनी बेबसी और त्रासदी के साथ। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो गोदान सिर्फ एक किसान की कहानी नहीं है। नहीं, ये कई गहरे उलझे हुए मुद्दों को छूता है। ये भारतीय किसान की पीड़ा है, उसकी दुर्दशा, कर्ज का वो कभी न टूटने वाला जाल। ये उस समय के सामाजिक अन्याय का दस्तावेज है, जातिगत भेदभाव, विधवाओं की वो दयनीय स्थिति। हाँ, जिसका हमने जिक्र किया। बिल्कुल, ये धार्मिक पाखंड पर भी सीधी चोट है। कैसे पंडित और पंचायत जैसे लोग धर्म की आड़ में अपना फायदा देखते हैं। महाजनों का शोषण, महाजनों का निर्मम शोषण, बदलते वक्त में शहर और गांव के बीच का फासला, और सबसे बढ़कर मानवीय मूल्य, ईमानदारी, त्याग, करुणा, और दूसरी तरफ लालच, ईर्ष्या, इनका टकराव। और जैसा आपने कहा, धनिया जैसी स्त्रियों की वो छिपी हुई ताकत। हाँ, उनकी अपार शक्ति और हिम्मत की कहानी भी है ये। हाँ, ये सिर्फ होरी की कहानी नहीं है। जैसा हमारे स्रोत भी कहते हैं, ये उस दौर के लाखों किसानों की एक तरह से अनकही आत्मकथा है। बिल्कुल। उनके जीवन का सच्चा प्रतिबिंब, समाज का एक ऐसा आईना जिसमें उस वक्त की पूरी तस्वीर साफ दिखती है। सही। होरी मर गया, गरीब, हारा हुआ, लेकिन उसकी इंसानियत, उसकी नेकी, उसका त्याग, ये सब कहानी में जिंदा रह गए। हाँ, वो शायद कमजोर था, परिस्थितियों का मारा था, पर उसने अपनी इंसानियत कभी नहीं छोड़ी। उसने अन्याय सहा, पर किसी पर अन्याय किया नहीं। ये बड़ी बात है। तो ये थी होरी महतो की कहानी, एक छोटे से मासूम से सपने से शुरू होकर समाज की बड़ी कड़वी सच्चाइयों तक ले जाने वाली एक लंबी, दर्द भरी यात्रा। एक ऐसी दास्तान जो हमें दुखी करती है, पर उससे कहीं ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। कैसे एक व्यक्ति का सपना भी समाज के पूरे ताने बाने से जुड़ा होता है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम यहाँ एक सवाल छोड़ सकते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, जरूर। गोदान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या आज, इतने साल बाद, इतने बदलावों के बाद, होरी जैसे जो पात्र हैं, जो समाज के हाशिए पर हैं, क्या उनका संघर्ष पूरी तरह खत्म हो गया है? ये एक बड़ा सवाल है। या फिर शोषण के, अन्याय के, सपनों के कुचले जाने के तरीके बदल गए हैं, पर उनकी जड़ें शायद आज भी उतनी ही गहरी हैं? क्या आज भी हमारी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का सबसे ज्यादा बोझ सबसे कमजोर कंधों पर ही नहीं पड़ता? सोचने वाली बात है, वाकई। उम्मीद है गोदान पर हुई इस चर्चा ने आपको इस महान रचना और इसके जरिए उठाए गए इन सवालों पर नए सिरे से सोचने के लिए कुछ जरूर दिया होगा। जी।